सो हाय अगेन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपसे ये डिस्कस करना चाहता था। सो हम लोग, अगर आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो से मैंने मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि इस वीडियो में हम लोग टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टैक्सेशन इन डेनमार्क। बट मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि एक बार सारी बेसिक चीज़ों को गो थ्रू कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर हम टैक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप लाइक वेरी रिसेंटली डेनमार्क में शिफ्ट हुए हैं या फिर डेनमार्क में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, आपके पास वर्क वीज़ा है और आप बेसिकली पीएचडी स्टूडेंट हैं या फिर पोस्ट डॉक हैं या फिर आप कोई रिसर्च असिस्टेंट बन के आ रहे हैं मास्टर्स के बाद। तो इन सभी सिनेरियोज़ में आपके पास एक तो वर्क परमिट होना चाहिए, ऑफ कोर्स, जो जिसके बिना आप डेनमार्क में एंटर नहीं कर पाएंगे। और आते ही आपको डेनमार्क में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको डेफिनेटली, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पूरी करनी है। तो एक होता है सिटीज़न नंबर। अब सिटीज़न नंबर को ये लोग बोलते हैं सीपीआर नंबर। जिस तरीके से आपके पास इंडिया में आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी नंबर है, फॉर एग्जांपल आधार, या फिर आपका टैक्स जो पैन कार्ड है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक सीपीआर नंबर है। और सीपीआर नंबर इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारी सुविधाएं, सारी सर्विसेज जो आप डेनमार्क में एक्सेस कर पा रहे हैं, मैं अगर बताऊं तो आपका बैंक अकाउंट, आपका पब्लिक बैंक अकाउंट, और आपकी सिम कार्ड, आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, आपके ईमेल्स, सॉफ्ट मेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, पोस्ट मेल्स जो आपके पोस्ट से आएंगे, उन मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और वो सारे मेल्स जो पब्लिक सर्विसेज से आते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कहीं पे अप्लाई किया या आपके पास पेमेंट कहीं से ड्यू है, कुछ भी, अगर आपको हॉस्पिटल से अगर इन्फॉर्मेशन आनी है, तो जितने भी ये सर्विसेज हैं गवर्नमेंटल, वहाँ की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आनी है तो वो सीपीआर नंबर के थ्रू ही आएगी। तो आपकी बेसिकली सोशल सिक्योरिटी नंबर बोल लीजिए या फिर आइडेंटिटी नंबर बोल लीजिए, तो ये आपको जितना जल्दी हो सके आपके नियर बाय सिटीज़न सर्विस पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको सीपीआर नंबर लेना पड़ेगा। फिर आपको एक वर्क परमिट चाहिएगा। तो वर्क परमिट आप ऑलरेडी इंडिया से एक्वायर करके आए होंगे। और एक आपको रेसिडेंस कार्ड चाहिए। तो जैसे डेनमार्क में रेसिडेंस कार्ड दो तरीके से बनता है। एक तो आप इनके हेल्थ सिस्टम का पार्ट बन जाए। हेल्थ सिस्टम का पार्ट बन जाए मतलब आप हॉस्पिटल से एक आपका जनरल प्रैक्टिशनर असाइन हो जाए। और जिस कम्यून में आप रह रहे हैं, जैसे मैं और उस कम्यून में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक जनरल प्रैक्टिशनर असाइन हुआ है जो मेरा पर्सनल डॉक्टर है। और ये हर एक रेसिडेंट के पास होता है। तो उस पर्सनल डॉक्टर, या जो बोल बोल लिया जाए कि जो मुझे जनरल प्रैक्टिशनर असाइन हुआ है, तो वो बेसिकली हॉस्पिटल आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से कांटेक्ट करने का और जितनी भी सर्विसेज एक्सेस करने का हेल्थ से रिलेटेड, आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है। तो हेल्थ कार्ड के बेसिस पे भी आपकी आइडेंटिटी प्रूव होती है यहाँ पे। और हेल्थ कार्ड अगर आपको मिल गया है तो उसके बाद आप एक शेंजन कार्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और शेंजन कार्ड पूरे शेंजन में आपको ट्रैवल करने का परमिट देते हैं। और जितने भी ड्यूरेशन का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मोस्ट प्रोबेबली उतने ही ड्यूरेशन का आपको शेंजन कार्ड मिलेगा। फिर आप बाद में रीन्यू करवा सकते हैं उसको। तो ये हो गया एक बेसिक फॉर्मेलिटी। आपको सीपीआर नंबर चाहिए, आपको यहाँ का हेल्थ कार्ड चाहिए। हेल्थ कार्ड बेसिकली येलो कलर का होता है डेनमार्क में, और वो आपको चाहिए। आई थिंक वो कम्यून से कम्यून डिफ़र करता है, और उस कम्यून में वो एक येलो कलर का कार्ड है। और फिर आपको चाहिए शेंजन कार्ड। तो ये तीन चीज़ें तो आप आते ही मतलब प्रोसेस में डाल देंगे, ठीक है। फिर आपको चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो एम्प्लॉयर है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में ऑहूस यूनिवर्सिटी है, तो वो लोगों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे दिया था, जिसके बेसिस पे मैंने वर्क परमिट की रिक्वेस्ट की थी डेनिश एम्बेसी पे।
इंडिया में वीएफएस ग्लोबल करता है आपके बिहाफ पे। तो वर्क परमिट मैंने लाइक वर्क परमिट लेने के लिए मुझे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफ़र के साथ मिला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में पीएचडी के साथ मुझे पीएचडी कॉन्ट्रैक्ट मिला। और अगर मैं पीएचडी कॉन्ट्रैक्ट बोलूँ या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर बोलूँ तो वो सेम चीज़ है। फिर ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। तो बैंक के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डांस्के बैंक या लूनर बैंक। तो जैसे ही आपके पास सीपीआर और मिट आईडी अब मान लीजिए एक ओटीपी की तरह का सिस्टम है, जो आपके मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और उस ऐप के थ्रू आप ओटीपीज़ एक्सेस कर पाएंगे। तो ओटीपीज़ ना बोलूँ मैं, इनफैक्ट वो खाली एक वेरिफिकेशन है। आपको फ़ोन को अनलॉक करना है, मिट आईडी पे जाना है, ये अप्रूव करना है और ये मिट आईडी आपके सीपीआर नंबर से कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि सीपीआर नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। आप जहाँ भी ई ई सिग्नेचर कर रहे हैं, वहाँ पे आपका सीपीआर नंबर और ये मिट आईडी वेरिफिकेशन होना है। तो मिट आईडी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ यही आपको बैंक्स में रजिस्टर करने का भी एक्सेस देगा। तो जैसे ही आपके पास मिट आईडी एक्टिवेट हो जाता है, तो तुरंत आप 2 बैंक कंसिडर कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। एक तो डांस्के बैंक और एक लूनर बैंक। तो लूनर बैंक का सिस्टम बहुत ईज़ी है। आप 5 मिनट में एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है, आपको बस मिट आईडी चाहिए उस टाइम पे। हाउएवर डांस्के बैंक का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। डांस्के बैंक पहले आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं। आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एक बाय पोस्ट एक लेटर आएगा। उस लेटर को साइन करके आपको वापस रिटर्न करना है डांस्के बैंक को, और फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो डांस्के बैंक का थोड़ा प्रोसेस अलग है, और अगर आपको इमीडिएटली आते ही एक अकाउंट चाहिए टेम्परेरी, तो मेरा मानना है कि आप लूनर बैंक में ओपन कर सकते हैं अकाउंट। ओके। फिर एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि सो बेसिकली इन सब चीज़ों के साथ 2 चीज़ें और हैं। एक तो है आपका टैक्स कार्ड। तो टैक्स कार्ड और पेंशन कार्ड दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बनेंगे आपके। तो यहाँ पे 2 टाइप की पेंशन्स हैं, एक्चुअली 3 टाइप की पेंशन्स हैं, बट जितना मुझे समझ में आया है कि इंटरनेशनल लोगों के लिए इंटरनेशनल लोगों के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं शायद। एक तो है ऑर्डिनरी पेंशन स्कीम। ऑर्डिनरी पेंशन स्कीम मोस्टली डेनिश सिटीजन्स के लिए यूज़फुल है, बिकॉज़ ऑर्डिनरी पेंशन स्कीम में आप बेसिकली हर वो पेंशन कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो बेसिकली सरकार आपसे मांगना चाहती है या मांग रही है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप इंडिया में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आप पेंशन स्कीम से बच नहीं सकते। आई मीन आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन देना ही देना है, राइट? ओके। तो ये है ऑर्डिनरी पेंशन स्कीम। सिमिलर वे जो इंडिया में काम करता है, वैसे ही यहाँ पे काम करता है डेनिश सिटीजन्स के लिए। उसके बाद है आपके पास इंटरनेशनल पेंशन स्कीम। तो इंटरनेशनल पेंशन स्कीम ऐसा बोलता है कि आप ऑर्डिनरी पेंशन्स पे कर कीजिए, जो एक डेनिश सिटीज़न पे कर रहा है उसी तरीके से आप भी पे कीजिए। बट अगर आप डेनमार्क छोड़ते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो पैसा पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 3 साल के लिए इंटरनेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करूँगा, फॉर एज सेम एज अ डेनिश सिटीज़न वुड डू। और फिर मैं अगर मान लीजिए मैं 3 साल के बाद कहीं और शिफ्ट होता हूँ, फॉर एग्जांपल यूएसए, या फिर मुझे इंडिया ही वापस लौटना है, तो उस केस में मैं वो 3 साल जो मैंने पेंशन फंड जो सम एक्यूमुलेट किया है, उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ और वो मैं अपने अकाउंट में ले सकता हूँ। तीसरा पेंशन स्कीम जो है वो काफ़ी सारे आउटसाइडर्स के लिए यूज़फुल है, बट मेरा मानना है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए डेनमार्क में सस्टेन करना चाहते हैं, तो बेटर है आप इंटरनेशनल पेंशन स्कीम चूज़ कीजिए। थर्ड पेंशन स्कीम जो है बेसिकली वो कहता है कि आप पेंशन में कंट्रीब्यूट ही मत कीजिए, आपको सीधा आपकी सैलरी में इंक्लूड होके आपको पेंशन मिल जाएगी। तो ये एक थोड़ा चिंता का कंसर्न है अगर आप डेनमार्क में लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। अगर आप डेनमार्क में लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं और आप पेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपकी टेम्पररी स्टे को सेटिस्फाई करने के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म स्टे को सेटिस्फाई करने के लिए ये अच्छा साइन नहीं है अगर आप डेनमार्क में ही परमानेंट रेसिडेंसी सीक कर रहे हैं।
तो ये 3 टाइप की पेंशन्स हैं। मेरा पर्सनल सजेशन है आप इंटरनेशनल पेंशन स्कीम को चूज़ कीजिए। इवन दो अगर आपको नहीं रहना है डेनमार्क में तो आपके पास ऑलवेज़ ऑप्शन है इसको विथड्रॉ करने का। और अगर आपको डेनमार्क में रहना है तो आप डेफ़िनेटली अ, इस चीज़ को आप एक प्लस पॉइंट की तरह प्रेज़ेंट कर सकते हैं आपकी सिटीज़न सर्विस पे कि मैंने 3 साल के लिए पेंशन में कंट्रीब्यूट किया है और मैं एक बेसिकली टैक्स पेइंग सिटीज़न हूँ अलॉन्ग विद मैं पेंशन पेइंग सिटीज़न भी हूँ। ओके। अब बात करते हैं हम टैक्स के बारे में। तो टैक्स के बारे में ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो प्रोबेबली अब हम नेक्स्ट वीडियो में टैक्स के बारे में और अच्छे से समझ पाएँगे कि क्या-क्या कंपोनेंट्स टैक्स में डिडक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो में हमने पेंशन के बारे में डिस्कस किया और भी कई चीज़ें हैं जो टैक्स में आपको समझने की ज़रूरत है। उससे जो चीज़ें समझने की ज़रूरत थी जिससे टैक्स को समझने के लिए, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रोबेबली अब हमारे लिए थोड़ा ईज़ी होगा बिल्ड करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम डिस्कस करेंगे डेनिश टैक्स सिटीज़न डेनिक्स डेनिश टैक्सेशन के बारे में। थैंक यू। बाय बाय।